तो हेलो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। जीएस की क्लास चल रही है और जीएस की क्लास में मराठा और अंग्रेज़ों के जो संबंध थे उसके बारे में, इसके अलावा मराठा और पेशवाओं के जो संबंध थे उसके बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ा चुके हैं और वो अपलोड भी कर चुके हैं। अब इसके हम पार्ट 2 में जा रहे हैं। तो पार्ट 2 पढ़ने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। पार्ट 1 देखेंगे तभी आपके जो है समझ में कुछ आएगा ये पार्ट 2, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसकी जितनी बैकग्राउंड है इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात की है। 25-26 मिनट की वीडियो है, एक बार उसको आप देख लीजिए। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कहा था पार्ट 1 मैंने कहाँ ला के छोड़ा था, 1761 जब अहमद शाह अब्दाली ने हम पर हमला किया था। ठीक है, अब लगे हाथ 2 मिनट में ये जान लेते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने हम पर हमला क्यों किया। आपको पता अहमद शाह अब्दाली ने हम पर सबसे पहला हमला किस सन में किया था? अहमद शाह अब्दाली ने कुल कितने हमले किए थे कीर्ति हम पे? 3 नहीं 7 हमले किए थे। शाबाश, वेरी गुड फुरकान। हाँ, अहमद शाह अब्दाली ने हम पे कुल 7 हमले किए थे। पहला हमला जो उसने किया था पंजाब में, पंजाब पर। तो उसमें मुगल बादशाह कौन था? शाहीन प्रियंका। जब अहमद शाह अब्दाली ने हम पर, कोई और बोलेंगे नहीं, जब अहमद शाह अब्दाली ने हम पर पहला हमला किया था उस समय मुगल किंग कौन था? 1748 में। नहीं, आप बताएं कीर्ति, गीता, अंकित, विकास, आप बताओ, विकास बताओ। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद करते रहा करो। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने हम पर पहला हमला किया था और वो किया था उस समय जब हमारे यहाँ किंग था मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं उसको इतिहास में, है ना। रंगीला उसका नाम क्यों पड़ा है? उसने जो आर्ट कल्चर उसमें खास करके जो डांस है ना उसको बहुत बढ़ावा दिया था। खैर, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में हम पर हमला किया। उस समय मुगल किंग जो था मोहम्मद शाह रंगीला था और पंजाब का जो गवर्नर या पंजाब का सूबेदार था उस समय मोहम्मद शाह का बेटा युवराज या प्रिंस या राजकुमार अहमद शाह था। तो अहमद शाह की फ़ौज ने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था। इसका मतलब क्या है कि अभी भी मुगल फौज, हालांकि मुगल फौज बहुत कमज़ोर हो चुकी थी लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं हुई थी कि कोई भी उसको आसानी से हरा दे। अहमद शाह अब्दाली जैसे मजबूत सेनापति को, जो कि नादिर शाह का सेनापति था किसी दौर में, अब तो वो किंग था अफगानिस्तान का, उसको हरा दिया था। किसने? अहमद शाह की फौज ने। ओके, तो खैर अहमद शाह अब्दाली चला गया हार के। अगले साल फिर से आया 1749 में। अब जब 1749 में उसने दूसरा हमला किया तो इस समय रंगीला की डेथ हो चुकी थी। अब किंग जो हो गया था वो अहमद शाह हो गया था। किंग अहमद शाह था, लेकिन इसके बाद अब्दाली हमारे यहाँ कभी हारा नहीं। उसने एक के बाद एक 7 हमले किए। उसका जो 1761 में जो हमला हुआ था वो भारत पर 6ठा हमला था। उसके बाद उसने सीमावर्ती इलाकों पर एक हमला और किया था। बाद में उसकी वहीं अफगानिस्तान में डेथ हो गई थी। तो 1761 में उसने जो हमला किया था उसकी मुख्य वजह थी कि अब मराठे और अब्दाली की जो सीमाएं थीं वो आपस में मिल गई थीं। मैंने आपको बताया पहले पार्ट में कि मराठों की जो फ़ौजें थीं अब लाहौर तक धावा बोलने लगी थीं, या उन इलाकों में जिन इलाकों को अहमद शाह अब्दाली अपना इलाका कहता था वहाँ पर मराठा फ़ौजें घूमने लगी थीं। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पर रीजेंट था या सेनापति था या प्रतिनिधि था नजीबुद्दौला। आपने इतिहास में नाम सुना ही होगा नजीबुद्दौला का। ये वही नजीबुद्दौला है जिसने उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद शहर बसाया। नजीबाबाद जो है उसी रूट पर था, इधर से ये लोग लड़ा के आते थे। तो मराठों ने नजीबुद्दौला को भागने के लिए मजबूर कर दिया दिल्ली से। दिल्ली की राजनीति से नजीबुद्दौला को मराठों ने भागने के लिए मजबूर कर दिया। अब नजीबुद्दौला जो है अब पहुंचा अफगानिस्तान में अब्दाली की शरण में। अहमद शाह अब्दाली ने इस चीज़ को जो है अपनी सत्ता के लिए चुनौती माना। अहमद शाह अब्दाली खुद भी जो है अब सपना देख रहा था भारत में अपना विस्तार करने के लिए, या भारत के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जीतने के लिए। तो एक और मराठे हैं जो पूरे भारत पर कब्जा करने की फिराक में है, या पूरे उत्तर भारत पर या भारत के एकीकरण की फिराक में है, और दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली है जो भारत को जीतना चाह रहा है। और भारत को भले ही ना जीते लेकिन भारत में उसने अपने जो इलाके जीत रखे हैं उनको बचाना चाह रहा है। तो ऐसे में अब्दाली और मराठों की जंग जो है वो अब लाजमी हो गई है। तो नतीजा यही हुआ, अहमद शाह अब्दाली चला पूरे लाहौर लश्कर के साथ, और दोनों फौजें, मराठों की फौजें और अहमद शाह अब्दाली की फौजें जो आमने सामने आई वो आई पानीपत में, पानीपत के मैदान में। ठीक है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत के मैदान में। अच्छा, अब दिक्कत ये हुई कि
हमारे जो मराठे थे ना, इनके संबंध हमारे आसपास की जो देसी रियासतें थीं उनसे अच्छे नहीं थे, क्योंकि चौथ और सरदेशमुखी के लिए या अपने इलाकों को बढ़ाने के लिए मराठों ने अपने आसपास के किसी भी इलाके को छोड़ा नहीं था, चाहे वो हिंदू रियासत हो, राजपूत रियासत हो या मुस्लिम रियासत हो, पठान रियासत हो, कोई भी हो। उन्होंने सबसे झगड़े किए थे, सबसे झगड़े थे उनके, मराठों के अपने आसपास के। तो बड़ी विडंबना है कि उत्तर भारत में जितनी भी मुस्लिम शक्तियां थीं, लगभग सभी ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, लगभग सभी ने। लेकिन भारत में एक भी हिंदू शक्ति ऐसी नहीं थी जो मराठों के साथ हो। भले ही उन्होंने अब्दाली का साथ ना दिया, भारत में जो हिंदू शक्तियां थीं, भले ही उन्होंने अब्दाली का साथ नहीं दिया, लेकिन एक भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिन्होंने मराठों का साथ दिया हो। उसकी दो वजह थी। सबसे खास जो वजह थी वो ये थी कि मराठों के रूप में उन्हें पता था कि अगर मराठे जीत जाते हैं तो हमारा भी सर्वनाश निश्चित है। पहली वजह तो ये थी, उन्हें अब्दाली से तो खतरा था ही था, लेकिन अब्दाली के रूप में जो खतरा था, उन्हें पता है ये खतरा एक बार आएगा फिर दोबारा टल जाएगा, वापस चला जाएगा। लेकिन अगर मराठे विजयी होते हैं तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब उन्होंने मराठों का साथ इसलिए नहीं दिया, और दूसरा अब्दाली से ही भय था। उन्हें पता था खुदा ना खास्ता अगर अब्दाली जीत गया तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए वो लोग न्यूट्रल हो गए, युद्ध में न्यूट्रल हो गए, ना आक्रमणकारी का साथ दिया और ना मराठों का साथ दिया। ये खास वजह थी जिसकी वजह से मराठे हार गए। इसके अलावा युद्ध के मैदान में यशवंतराव होलकर, महाजी सिंधिया जैसे नेता अचानक पलायन कर गए। जब इन्होंने देखा कि पलड़ा हल्का हो रहा है, ये पलायन कर गए तो आर्मी में भगदड़ मच गई। किसकी आर्मी में? मराठों की आर्मी में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का फायदा अब्दाली की फौज ने उठाया और चारों तरफ से घेर के भयंकर नुकसान पहुंचाया मराठा सेना को। लगभग सभी पावरफुल सरदार जो थे उस समय मराठों के, वो खत्म हो गए। और इसी सदमे में अहमद शाह अब्दाली की पेशवा बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई। उसके बाद पेशवा बनते माधवराव, जिसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। माधवराव ने फिर से जो बची खुची मराठा पावर थी उसको इकट्ठा किया। ओके, अब देखिए सन 1761 के बाद 1765-66 में पेशवा माधवराव ने तुंगभद्रा नदी को पार किया और हैदर अली पर हमला किया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे हम हैदर अली की। पिछली वीडियो में आपको मैं बता भी चुका हूं, है ना, और पिछली क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ है। हैदर अली ने, इमरान बताएंगे मुझे, हैदर अली ने किस वंश के अवशेषों पर अपनी रियासत बनाई? हाँ, अगर आपको याद है तो। हाँ, कृष्णा राजा वाडियार, ठीक, वेरी गुड, कृष्णा राजा सेकंड वाडियार, वेरी गुड। देखें, आपको पता होगा विजयनगर, है ना, बाबरनामा है ना, बाबरनामा किसने लिखा है? प्रियंका बताएं। ये ऐसा है जैसे कक्षा 5 के बच्चों से पूछो बेटा 2 का पहाड़ा बता, है ना, तो बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने। अच्छा, अब ये बताओ कि बाबरनामा का सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? हमें क्या पता सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस चीज़ को हम यही गुप्त रहने देते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओके, आगे चलें। तो बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने। तो बाबरनामा में बाबर ने भारत की 9 रियासतों का जिक्र किया है, हिंदू मुस्लिम 9 रियासतों का जिक्र किया है, जिसमें उसने कहा है कि दक्षिण भारत में या भारत में सबसे ताकतवर जो रियासत है, हिंदू रियासत, वो विजयनगर है। विजयनगर रियासत को उसने भारत की सबसे ताकतवर रियासत कहा है, बाबर ने। किसने? बाबर ने। अच्छा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती तो उस समय विजयनगर का राजा कौन था? आप बता सकते हैं? प्रियंका, गीता, कीर्ति, आदिल शाह विजयनगर का राजा होगा। वाह, हाँ, वेरी गुड, शाबाश, कृष्णदेवराय, है ना। किस वंश का था ये? तुलु वंश का था ये, है ना। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। पिछली वीडियो में से सालू वंश का तो नहीं बोल गया है? हाँ, आई एम सॉरी, पिछली वीडियो में शायद मैं कृष्णदेवराय को सालू वंश का बोल गया हूँ। किसी कॉल आ रही है? किसकी? चलिए बाद में सुन लेंगे। तो हाँ, पिछली वीडियो में संगम जो है कृष्णदेवराय को सुलु वंश का कह गए, वो गलत है, ये तुलु वंश के थे, ठीक है। ओके, तो खैर, तो जब बाबर ने हम पर हमला किया था तो उस समय विजयनगर में तुलु वंश का राज था और राजा थे कृष्णदेव राय। तो उन्होंने कृष्णदेव राय का नाम नहीं लिखा है, बाबर ने अपनी किताब में कृष्णदेव राय का नाम नहीं लिखा, ध्यान रखना। उन्होंने विजयनगर के राजा को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। खैर,
तो लेकिन आपको पता ही है, वो एक अजीज़ नाजा कव्वाल भी हैं, उन्होंने कव्वाली भी गाई है ना कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। सुने कव्वाली, है ना, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सभी के साथ में है ये। आज अमेरिका सुपर पावर है ना, अमेरिका जो है आज वो सुपर पावर है, लेकिन एक दिन उसने भी ढल जाना है, एक दिन उसने भी ढल जाना है। इतिहास में कितने राजा महाराजा, लुई, है ना, रूस का जार, औरंगजेब, कितने राजा महाराजा जिनको लगता था कि ना तो हम खुद मरेंगे और ना हमारा एम्पायर खत्म होगा, है ना। जब आदमी कामयाबी के नशे में होता है ना, उसको सोचते नहीं है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं मरूंगा भी, वो सोचते नहीं। मैं वो सोचता है क्या, मैं अजर और अमर हो गया हूँ। तो अजर अमर तो कोई है नहीं, सिवाय ईश्वर के, सिवाय आत्मा के अजर अमर तो कोई है नहीं। हम फिलॉसफी की तरफ को चलने लगे तो हम वैसे, तो रूस का जार भी नहीं रहा, फ्रांस का लुई भी नहीं रहा, है ना, इंग्लैंड का महान एम्पायर भी नहीं रहा जिसका सूरज कभी नहीं छुपता था। तो खैर एक बार पीक आता है, उसके बाद ढलान शुरू हो जाता है। अब वो बात अलग है कि ढलान कब आए, लेकिन आना निश्चित है। तो उसी तरह से विजयनगर एम्पायर का जो पीक था वो कृष्णदेव राय के समय था, उसके बाद इसमें ढलान शुरू हो गया। ढलान का मतलब ये था अयोग्य उत्तराधिकारी। धीरे 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 विजयनगर एम्पायर जो था वो नष्ट हो गया। अब विजयनगर एम्पायर नष्ट हुआ तो उसके समय में जितने भी नायक थे, किसी को पता है विजयनगर एम्पायर में नायंकर या नायक प्रथा क्या थी? नायंकर, नायक, जैसे सल्तनत में इक्तादार होते थे ना, जैसे सल्तनत में इक्तादार होते थे उसी तरह से ही होते थे नायक। लेकिन दिक्कत यह है कि सल्तनत में जो इक्तादार थे वो राजा की मेहरबानी पर निर्भर थे। राजा उन्हें कभी भी उनके पद से हटा सकता था, है ना, प्रमोशन भी कर सकता था, डिमोशन भी कर सकता था, डिसमिस भी कर सकता था। अब नायक जो थे वो इक्ताओं की तरह ही थे, इक्तादारों की तरह थे, लेकिन ये खानदानी विरासत वाले हो गए थे। राजा इन्हें हटा नहीं पाता था और धीरे धीरे नायकों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, राजाओं की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, और यही एक खास वजह रही विजयनगर एम्पायर के पतन की। तो जिस तरह से गुप्तों के पतन के बाद उनके सामंतों ने उत्तर भारत में अलग अलग एम्पायर बना लिए, उसी तरह से विजयनगर एम्पायर के पतन के बाद दक्षिण भारत में बहुत से उनके सामंतों ने या नायकों ने अपने अलग अलग एम्पायर बना लिए। उसी में से थी एक मैसूर रियासत। मैसूर रियासत का जो फाउंडर था वाडियार, वो विजयनगर एम्पायर का सामंत था। ठीक है, इतनी बात करेंगे, इससे ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे इसकी। ठीक है, अब धीरे धीरे मैसूर रियासत भी चलने लगी। अब जब पीक पर पहुंची तो उसी समय सन 1661 के आसपास, उससे थोड़ा सा और पहले चलें, 1654-55 में विजयनगर रियासत का जो राजा था वो था राजा कृष्णा राजा सेकंड वाडियार। हम उसको राजा वाडियार ही कहेंगे, पूरा नाम था उसका कृष्णा राजा सेकंड वाडियार। अच्छा, विजयनगर एम्पायर कहाँ पर इस समय, कहाँ पर था? इसका जो कोर सेक्टर था, कोर एरिया था, कहाँ था इमरान जी? विजयनगर एम्पायर का मूल क्षेत्र कहाँ पर था? जैसे जैसे हम मुगल एम्पायर की बात करें तो मुगल एम्पायर का मूल क्षेत्र कहाँ था? पंजाब और अवध, पंजाब और अवध, पंजाब हरियाणा और अवध। तो उसी तरह से विजयनगर एम्पायर का जो मूल क्षेत्र था, प्रियंका बताएंगी कहाँ था? कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक। कर्नाटक में सवाल भी आता है आपका पीटी में कि कर्नाटक के, कीर्ति बताएंगी, कर्नाटक के किस जिले से विजयनगर एम्पायर के निशान मिलते हैं, या उनका जो विजयनगर शहर था उसके ध्वंसावशेष कहाँ से मिलते हैं, उसके खंडर कहाँ से मिलते हैं? कर्नाटक के किस जिले से मिलते हैं? बताओ बताओ। हाँ से, हाँ से, हाँ से हल है। प्रियंका, गीता, और तबस्सुम, हस्तिनापुर से, ओ हरदोई से, हाँ किसी को नहीं पता? हम्पी से, वेरी गुड, शाबाश। आपकी बाजी ने बता दिया भाई। योर सिस्टर इज ग्रोइंग टू पता नहीं कहाँ। ओके, चले भाई। तो कर्नाटक में हम्पी से इसके अवशेष मिलते हैं, है ना। ओके, अच्छा तुम ज़्यादा होशियार हो। बताओ फिर, विजयनगर एम्पायर का जो पहला गढ़ था वो कहाँ था? कौन सा दुर्ग था? अरे शाबाश। किस नदी किनारे? अरे वेरी गुड, उत्तर के दक्षिण? नॉर्थ, वेरी गुड, हाँ शाबाश। तो ऐसे हुआ एक इंटरव्यू में मैं गया, उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू था मेरा, ये सन 2010 या 11 की बात है, नहीं मैं कोचिंग शुरू हो गई थी, 13-14 की बात है मेरी। तो अब किसके बोर्ड में था ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सर मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबे समय तक चला, और जो मुझे पता नहीं था उस बीच में कौन आया कौन नहीं आया। मैं बाहर जब निकला तो उन्होंने मुझसे कहा भी, बधाई भी दी मुझे कि यार अली साहब बधाई हो, आपका इंटरव्यू जो है आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे लंबे 47 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, और मुझे पता नहीं चला कि 47 मिनट कब गुजर गए। 47 मिनट्स पीसीएस के इंटरव्यू बहुत होते हैं, नहीं तो अक्सर 10 मिनट में आओ जी हो जाओ जी, ठीक है ना। 47 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला,
और बाहर मुझे वक्त का पता तब चला जब बाहर जो अटेंडेंट होते ना उन्होंने मुझे बताया कि भाई अली साहब मुबारक हो आपको। अब उन्होंने मुझे अली साहब क्यों कहा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं कई बार चला गया, कई इंटरव्यू मैंने दिए, हम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते थे, उन्हें लगता था कि ये फिर आ गए, हमें लगता था कि ये फिर यही हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरा नाम कहाँ से पता कर लिया था, ठीक है, शायद वो फाइल वाइल पर उन्होंने देख लिया होगा। तो साहब 47 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, है ना, बात लंबी हो रही है, मैं समेटता हूँ इसको, है ना। तो अब वो क्वेश्चन पूछते रहे, मैं आंसर देता रहा, मैं कहीं फंस ही नहीं रहा हूँ, मैं कहीं फंस नहीं रहा हूँ, उनकी ईगो हर्ट हो रही है। अब मैं कहीं फंस नहीं रहा हूँ, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, मैं कहीं फंस नहीं रहा हूँ, उनकी ईगो हर्ट हो गई है। तो लास्ट में उस समय सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका मैं आंसर दिया, गलत आंसर दिया, उनकी ईगो संतुष्ट हो गई। उसके बाद कहा उन्होंने ठीक है अब आप जाओ, ठीक है ना। हाँ, तो इतने ज़्यादा आंसर भी मत दिया करो टीचर को जो टीचर की ईगो हर्ट हो जाए। कहाँ दे कहाँ दे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। बस ये कॉन्सेप्ट सारे रट गए, वो फैक्ट सारे रट गए आप लोगों को। बस ये जो है कि बन्नी हट्टी का युद्ध जो है किसी इतिहासकार ने, बन्नी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी, है ना, ये इसमें दक्षिण की जो मुस्लिम रियासतें थीं उन्होंने संघ बना करके विजयनगर पर हमला किया था। इसी को हम बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, एक नाम और भी है इसका, तालीकोटा, है ना, तालीकोटा गांव के पास हुआ था, ये तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था? सन 1665 में, वेरी गुड, है ना। हाँ, सन 1665 में हुआ था, हाँ 1665 में हुआ था। तो इसे एक इतिहासकार हैं, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने इसे इतिहास का, भारतीय इतिहास का नहीं, उन्होंने कहा है ये इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था, बन्नी हट्टी का युद्ध। जो एक और इसमें जो मुस्लिम संघ था वो था, मुस्लिम की दक्षिण की मुस्लिम जो रियासतें थी वो थी, और दूसरी था विजयनगर एम्पायर। तो इसने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था, और हरा के भयंकर लूटमार की थी। हालांकि विजयनगर एम्पायर फिर से व्यवस्थित हो गया, लेकिन अपने उस चरम तक फिर से वो ना पहुंच पाया, डिक्लाइन वहाँ से शुरू हो गया। और जो एक आशा जाग रही थी विजयनगर एम्पायर के नेतृत्व में भारत का फिर से एकीकरण होगा और फिर से एक हिंदू सम्राट यहाँ पर पूरे भारत पर राज करेगा, वो संभावना फिर से धूमिल हो गई थी, ठीक है ना। ओके, आगे चलें। तो अब इसी ध्वस्त विजयनगर एम्पायर के अवशेषों पर मैसूर रियासत बनी, जिसका हैदर अली के समय में जिसका जो राजा था वो किशला राजा सेकंड वाडियार था, वाडियार वंश का राजा था। तो ये इसने क्या किया, सन 1754-55 में हैदर अली को अपनी सेना में लिया, अपनी आर्मी में लिया, और तमिलनाडु में एक जगह है डिंडीगुल का फौजदार बनाया। फौजदार जो शब्द आया है ना, वो मिडिल एज में आया, फौजदार शब्द मिडिल एज में आया, और फौजदार जो है सल्तनत और मुगल काल के समय में आया। अकबर ने अपने जिलाधिकारी को नाम दिया था करोड़ी फौजदार। तो मुझे ये बताएंगी गीता कि इसको फौजदार तो ठीक है, इसके नाम के साथ करोड़ी क्यों जुड़ा, करोड़ी फौजदार, इसके नाम के साथ करोड़ी क्यों जुड़ा, करोड़ी फौजदार क्यों कहते थे इसको? प्रियंका बताएंगी? इतनी जोर से बोलो जो कि यहां तक सुनाई आए, लगे कहाँ कोई कुछ। 1 करोड़ टैक्स, 1 करोड़ क्या, कोदनी मुद्रा, हम तो चुप जाया कर, उसको बोलने देगा, शाबाश। 1 करोड़ दाम, वेरी गुड। तो अकबर ने एक इलाका निश्चित कर दिया और उस पर अपॉइंट किया कौन, फौजदार। कौन अपॉइंट किया, फौजदार अपॉइंट किया, और उसको जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप 1 साल में अपने इलाके से 1 करोड़ दाम वसूल के दोगे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया करोड़ी फौजदार। अब भैया अकाल पड़े, सूखा पड़े, फसल अच्छी हो बुरी हो, उसने 1 करोड़ दाम देने हैं, नहीं तो उसकी खाल खींच ली जाएगी। अब अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो उसने 1 करोड़ दाम वसूल के देने, तो साहब वो आम जनता की खाल खींच रहा है। रियायत नहीं थी कहीं, अधिकारी पर रियायत नहीं थी, अधिकारी नीचे जुल्म करता था, ठीक है ना, आमतौर पर ऐसा होता था। आपके यूसेट में अभी सवाल भी आया ना कि 18वीं शताब्दी में लगान विशेषताएं क्या वसूली थी कि जब भी अकाल होता था या फसल नहीं होती तो राहत दी जाती थी ना, राहत तो दी नहीं जाती थी, ठीक है। मैं थक गया, थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, बीच है ना, लगातार बोलते रहते ना तो हाफ जाते हैं। तो खैर आप लोग शांत हो जाइए प्लीज़। तो कहाँ थे, हैदर अली पर आ गए थे। तो राजा वाडियार ने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया था। अच्छा, फौजदार से हम कहाँ कहाँ चले गए थे, करोड़ी फौजदार की तरफ भी चले गए थे। तो ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अच्छा, ऐसी मज़े मज़े में एक क्वेश्चन है आपसे कि एक प्रशासनिक यूनिट बनाई थी चकला। कौन सी यूनिट,
चकला। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बिना गूगल सर्च किए बताएं कि चकला, मुगल एम्पायर में चकला नाम की जो प्रशासनिक यूनिट थी वो किसने बनाई थी? ये परगना और सिख के बीच में थी शायद, जिसे कहते थे चकला। किसने बनाई थी उसको आपने बताना, ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम? तो हैदर अली को हमने डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। डिंडीगुल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अच्छा, ये विजयनगर एम्पायर का आर्मी हेडक्वार्टर था। किताबों में लिखा गया है शस्त्रागार। शस्त्रागार माने हथियारों का ठिकाना, हथियारों का गोदाम। तो डिंडीगुल जो था ये जो है डिंडीगुल जो है या तो साउथ तमिलनाडु में है या वेस्टर्न तमिलनाडु में, जहाँ पर भी है, लेकिन तमिलनाडु में। आप लोग मैप में देख लेना अगर देखना चाहो तो। पिछली वीडियो में शायद मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है, तो या नहीं किया है? नहीं किया है ना, खैर जो भी है। डिंडीगुल तमिलनाडु में है और हैदर अली को यहाँ का फौजदार बनाया गया। यानी कि हैदर अली ने अपना जो कैरियर शुरू किया मैसूर रियासत में एक आम सोल्जर के रूप में शुरू किया था। धीरे धीरे उसने प्रमोशन पाया और प्रमोशन पाने के बाद वो बना डिंडीगुल जिले का या डिंडीगुल का क्या बना? फौजदार। फौजदार का मतलब आर्मी कमांडर, ठीक है ना। फौजदार का मतलब आर्मी कमांडर, ओके। अब होता यह है कि हैदर अली ने इसी समय सन 1754-55 के आसपास विजयनगर के सेनापति नंदराज को हरा दिया। नंदराज को, है ना। जैसे वो झगड़ा हुआ था ना किसके बीच में? अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में। कौन सा युद्ध था वो? घेरिया का युद्ध, है ना। तो अलीवर्दी खां का जो अलीवर्दी खां एक कमांडर था और सरफराज खां क्या था? नवाब था, है ना। तो अलीवर्दी खां की महत्वाकांक्षा जाएगी। अलीवर्दी खां कहाँ का नवाब था अनीस? अलीवर्दी खां कहाँ का नवाब था? हाँ, वेरी गुड, बंगाल बिहार उड़ीसा का है, शाबाश। तो इसने घेरिया के युद्ध में सरफराज खां को हराया और खुद हड़प ली। कहाँ की नवाबी? बंगाल की नवाबी। तो उसी तरह से हैदर अली ने नंदराज को हरा दिया। और जो रियासत का राजा था, मैसूर रियासत का जो राजा था, राजा वाडियार, वो इस सबको देखता रहा। इसका मतलब क्या है? वो अक्षम हो चुका होगा। वो हो चुका होगा बूढ़ा शाहजहां। आप देखें ना, जो बूढ़ा शाहजहां है, औरंगजेब ने कितनी आसानी से उसे कैद कर लिया। आगरा के किले में 9 साल तक कैद रखा। तो इसका मतलब वो बूढ़ा हो चुका होगा, बीमार हो चुका होगा, उसकी अब प्रशासन पे इतनी पकड़ नहीं रही होगी। तो उसी तरह से राजा वाडियार की प्रशासन पर शायद पकड़ नहीं रही होगी, क्योंकि राजा वाडियार ने भी इस फेरबदल को मंजूरी दे दी और हैदर अली को अपना सेनापति बना दिया। नंदराज को हराया। किसने हराया? हैदर अली ने। कहाँ के सेनापति को? मैसूर के सेनापति को। किसके सेनापति को? वाडियार के सेनापति को। और अब हैदर अली जो है वो पावर में आ गया, ठीक है साहब। अब 1761 में राजा वाडियार की डेथ हो जाती है। कृष्णा राजा सेकंड या राजा वाडियार की डेथ हो जाती है। उसके बाद हैदर अली ने मैसूर की सारी पावर अपने हाथ में ले ली। या इस तरह से आप कह सकते हो कि मैसूर पे वाडियार वंश का खात्मा हो गया। अच्छा, बाद में जब 1799 में टीपू सुल्तान को ख़त्म करके जब अंग्रेज़ों ने मैसूर रियासत को हड़प लिया था या मैसूर के सारे इलाकों को हड़प लिया था, तो उन्होंने इसी वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर के आसपास छोटी सी जागीर दे करके मैसूर रियासत को फिर से जिंदा कर दिया था। यानी कि टीपू सुल्तान का इलाका तो हड़प लिया था, लेकिन इसी मैसूर रियासत के वाडियार वंश के एक लीगल वारिस को, एक बच्चे को इन्होंने मैसूर रियासत का राजा बना दिया था। यानी कि मैसूर रियासत फिर से जिंदा हो गई थी। तो इन्हीं रियासतों का तो जो है क्लासिफिकेशन किया था बाद में लॉर्ड डलहौजी ने, कि ऐसी रियासतें जो कभी हमारे कब्जे में नहीं थी, ऐसी रियासतें जो आज़ाद थीं और अब हमारे कब्जे में हैं लेकिन हमने लौटा दी, ऐसी रियासतें जो हमने बनाई हैं। तो मैसूर रियासत किसने बनाई? अंग्रेज़ों ने बनाई। तो उसने कहा ऐसी रियासतें जो हमने बनाई हैं उसमें हम पुत्र को गोद लेने का अधिकार कभी भी नहीं देंगे। खैर चलें, वो डलहौजी की बात जब करेंगे तो पढ़ाएंगे। सर डलहौजी की बात तो हमने कर ली है, डलहौजी की बात हमने कर ली है। जो 1857 का रिवोल्ट है उसमें हमने लॉर्ड डलहौजी के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा है। खैर, अब यहाँ से बेटा समझ आ रहा है, यहाँ से अब हैदर अली का जो मिशन है वो शुरू हो गया। अब 1761 में 1761 का यही वो दौर था जब मराठे हार गए। अब आप देखें ना, मराठे हार गए अब्दाली से, तो ऐसे में जो हैदर अली जैसे जो छोटी छोटी पावर थी उनको ही मौका मिल गया। अगर मराठे नहीं हारते तो हैदर अली को उभरने का मौका नहीं मिलता। हो सकता था हैदर अली भी मराठों के चंगुल में फंस जाता, लेकिन मराठे हार गए, कमज़ोर हो गए। तो इसी सन 1761 में हैदर अली ने तुंगभद्रा नदी को पार किया। तुंगभद्रा नदी जो थी वो मराठा और मैसूर के बीच की सीमा थी, ठीक है ना। और कृष्णा नदी जो थी, कृष्णा और पेन्नार नदियाँ जो थी वो एक और मैसूर और दूसरी ओर निज़ाम के बीच में भी सीमाएं बनाती थी, या एक और मराठे और दूसरी ओर निज़ाम के बीच में भी सीमाएं बनाती थी। निज़ाम कहाँ के राजा को कहते थे? शमा। कहाँ के राजा को निज़ाम कहते थे? शमा।
चांद, हाँ शाबाश। हैदराबाद रियासत का जो राजा था उसे हम निज़ाम कहते थे, ठीक है, उसकी एक अलग हिस्ट्री है, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। तो 1761 में तुंगभद्रा नदी के उत्तर में हमला किया, मराठों के इलाकों पर हमला किया और कुछ मराठा इलाकों को कैप्चर कर लिया, किसने, हैदर अली ने। सिलसिला आगे चलता रहा। उसके बाद माधवराव की एंट्री होती है, माधवराव पेशवा बनता है और इसने अपने इलाकों को फिर से रिबिल्ड करना शुरू कर दिया। सन 1765-66 में पेशवा माधवराव ने अब हमला किया हैदर अली पर, हैदर अली पर हमला किया और जो इलाके मैसूर ने हड़पे थे, याद हैदर अली ने हड़पे थे मराठों के, वो तो छीने ही छीने। इसके अलावा बहुत सारा पैसा भी उसने हैदर अली से वसूल किया। कहने का मतलब क्या है कि एक और मराठे और दूसरी ओर मैसूर के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से मैंने आपको बताया सन 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई में जो मुगल सेनापति था, कौन था, फुरकान, नहीं मुगल सेनापति नहीं, अंग्रेज सेनापति कौन था बक्सर की लड़ाई में, इमरान, कीर्ति, हाँ हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। देखो हेक्टर मुनरो जो था कितना कुशल सेनापति रहा होगा, कितना लड़ाकू सेनापति रहा होगा कि उसने ट्रिपलेट अलायंस को हरा दिया बक्सर की लड़ाई में। प्लासी की लड़ाई तो छल कपट से जीती गई थी, लेकिन बक्सर की लड़ाई जो थी वो पूरी बहादुरी के साथ लड़ी गई थी या बहादुरी के साथ जीती गई थी। लेकिन इसी हेक्टर मुनरो को बाद में हैदर अली ने हराया था, इसी हेक्टर मुनरो को बाद में हैदर अली ने हराया था। हैदर अली जो था ना, इतिहास में एक अजूबा है, एक छोटे से लेवल पर उसने शुरुआत की और इतना कुशल कमांडर। इसकी तुलना बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट जैसे लोगों से भी कर सकते हो। नहीं बाजीराव फर्स्ट नहीं, बाजीराव फर्स्ट को तो विरासत में मिली, तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वो शून्य से उठे थे, शिवाजी शून्य से उठे थे, है ना, शेरशाह सूरी शून्य से उठे थे। इनसे आप तुलना कर सकते हो हैदर अली की। तो हैदर अली बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहरा कूटनीतिज्ञ था। और टीपू बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन कूटनीतिज्ञ नहीं था, गुस्सैल था, कूटनीतिज्ञ था। हैदर अली जहाँ दोस्त बनाने में माहिर था, टीपू हमारी तरह दुश्मन बनाने में माहिर था। हम भी दुश्मन बनाने में माहिर है ना, हाँ नहीं सच में हमारी एक कमी है, क्या करें, हमारे दोस्त बहुत कम रह गए सर, अब आप ही लोग रह गए, दुश्मन बहुत हैं। तो दुश्मन मतलब वो वाले दुश्मन नहीं मार दें, वैसे ही थोड़ा सा जैसे जिनका मन खराब हो जाए। तो हैदर अली दोस्त बनाने में माहिर था, टीपू सुल्तान दुश्मन बनाने में माहिर था, ठीक है ना। टीपू सुल्तान के पतन की एक कारण ये रहा, जैसे मराठों से आसपास की सभी रियासतें आशंकित हो गई थी ना, उसी तरह से टीपू सुल्तान से आसपास की सभी रियासतें आशंकित हो गई थी। किसी ने उसका साथ नहीं दिया लास्ट में, इसलिए टीपू को जाना पड़ा। और अगर टीपू नहीं जाता इतिहास में, तो भारत का इतिहास या भारत की राजनीति जो है वो कुछ और होती। लेकिन साहब फ्यूचर तो लिखा ही है ना, फ्यूचर तो लिखा ही रहता है, कब होता है, क्या होना, कैसे होना। खैर, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हैदर अली की। हैदर अली ने फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध बनाए। इससे पहले कहीं था, मैं भटक नहीं गया, मैं बक्सर की बात कर रहा था ना, हाँ। तो सन 1764 में बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने जीती, और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों को क्या मिला, पूरा का पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसके अलावा अवध का जो नवाब था वो उनका आश्रित हो गया, या दोस्त हो गया, या मित्र हो गया, संरक्षित मित्र हो गया, है ना। अवध के नवाब को वो चाहते तो हड़प लेते। लाइव आया था ना, बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों को तो हाथ पैर फूल गए, है ना, खुशी के मारे ठिकाना नहीं। वही बक्सर की लड़ाई में आप देखो ना, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, मुगल किंग तीनों को हराया, लंदन की एक छोटी सी टुकड़ी ने। उसके बाद जो लंदन में कंपनी के डायरेक्टर बैठे थे, वो करें तो करें क्या, आप कैसे संभालना है इस इलाके को, है ना। अचानक किसी की आप कौन बनेगा करोड़पति में चले गए, 7 करोड़ आपने जीत लिए, है ना, 7 करोड़ जीत लिए। और कभी कभी हम लोग जैसे 7,000 भी इकट्ठे नहीं देख पा रहे हैं ना, तो 7,000 भी इकट्ठे होगा तो जेब में, जैकेट के अंदर वाली जेब में संभाल के रखते हैं ना उनको। अरे भाई स्टूडेंट तो गरीब ही होता है, वो अंबानी की औलाद भी क्यों ना हो, वो गरीबी होती है ना। हाँ, स्टूडेंट तो गरीब ही होता नहीं सर, स्टूडेंट तो गरीब ही होता। हम भी जब थे तो तब भी गरीब थे, हम अब भी गरीब हैं। उम्मीद है जैसा हमारा हाल चल रहा है आगे भी गरीब ही रहेंगे हम, है ना। तो ठीक है, क्योंकि पढ़ाना हम जानते हैं, बिजनेस करना हम नहीं जानते। तो कहाँ थे, तो स्टूडेंट तो गरीब ही होता। तो 7,000 रुपये को भी ऐसे संभाल के रखते हैं। वो अचानक आप KBC में चले गए, 7 करोड़ जीत लिए, तो पहले तो वहीं बेहोश हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद जब घर आएंगे तो अब आप सोचेंगे यार इस पैसे को रिश्तेदारों से कैसे बचाएं। फिर आते रिश्तेदार आते ना, रिश्तेदार आएंगे बधाई देने, यार मैं बड़ा परेशान हूँ, तेरे पास तो 7 करोड़ रुपए हैं, इतने मुझे दे दे, उतने मुझे दे दे, इमरान ने इतने से दे दिए, इतने से दे दी। अब मैं यार 1 करोड़ तो ऐसे ही चलेगा, अभी से कैसे बताऊँ। इमरान परेशान, ये इस पैसे को बचाऊँ कैसे, कहाँ लगाऊँ। तो इमरान ने हायर किया मुझे, है ना, और मैं इनका वित्तीय परामर्शदाता बन गया। और मेरे जैसा वित्तीय परामर्शदाता जिसका हो उसका सर्वनाश निश्चित है। तो खैर इमरान ने हायर किया अब प्रियंका गौतम को, है ना, कि भाई नहीं ये फाइनेंशियली बहुत
बहुत ही मितव्ययी हैं। इमरान ने हायर किया प्रियंका को, भाई प्रियंका 6 करोड़ रुपए है, ये 50 लाख तेरे, अब 5.5 करोड़ मेरे बचा, और इसको ज़रा देख कैसे करना क्या करना, ठीक है ना। तो प्रियंका ने आकर के दिमाग लगाना शुरू किया और फिर इमरान की जो पैसे के मामले में किस्मत जो है वो बदल गई। उसी तरह से कंपनी के डायरेक्टर ने किसे भेजा, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को भेजा बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद कि भाई आप जाओ और आप जाकर के ये जो इतना बड़ा एम्पायर हमें मिल गया है इसका प्रबंध आप करो, है ना। तो खैर इसकी बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बक्सर विजय के बाद क्लाइव ने क्या किया, लेकिन कुल मिला के ये है कि बंगाल का शासन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया धीरे धीरे। बंगाल का शासन सीधे किसने अपने हाथ में लिया था, इमरान। पढ़ के आया करो, देखो मेरी क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ वो नाम के साथ। बंगाल का शासन, बंगाल के नवाब को खत्म करके बंगाल का शासन सीधे अपने हाथ में लेने वाला कौन था। आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे बिना गूगल सर्च किए, बिना गूगल सर्च किए, ठीक है ना। एक बार बंद करना, तुम लोगों से भी तो पूछ लूं। चलिए हमारे सामने जितने बैठे हैं कोई नहीं बता पाया, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चले, कहाँ थे। अब भारत में इस समय आप देखें कि दक्षिण भारत में या मध्य भारत में 3 पावर हो गई, एक मराठे, दूसरा मैसूर और तीसरा अंग्रेज। अब तीनों ही विस्तार कर रहे हैं, तीनों ही अपने 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 इलाकों का विस्तार कर रहे हैं। अब जब तीनों ही अपने अपने इलाकों का विस्तार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्लैश होना लाजमी है, ठीक है, क्लैश होना लाजमी है, ओके। अब होता यह है, अभी जो मैं माधवराव की बात कर रहा था, अच्छा बार बार मैं ना निज़ाम की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, निज़ाम हैदराबाद की बात करूंगा। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ सारा लिख रखा है ना तो बड़ा मुश्किल है, मैंने अभी ये आपको हाँ नहीं यहाँ लिख रखा है, ये है ना, वेरी गुड। जरा इसको सर लेंगे, इसको फोकस करेंगे, इसको हो गया। देखें ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है इसमें, है ना। आप देखें ये जो इलाका है ये तुंगभद्रा नदी है, मैंने लिख भी रखा है बेटा, आप देखना ध्यान से, है ना। ये तुंगभद्रा नदी है, ये मेरा पेन, हाँ ये तुंगभद्रा नदी है, और ये जो आ रही है ये आ रही है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है साहब। तो तुंगभद्रा नदी का जो इलाका है ये सारा का सारा इलाका जो है वो मराठों का है। ये यहाँ तक आप चलें, ये सारा का सारा इलाका जो है ये मराठों का है, यहाँ पर सारे के सारे ये मराठे हैं। इसके ऊपर वो आप जाएंगे तो मालवा, मालवा में भी मराठे ही बैठे हैं। इसके बाद आप आ गए तो यहाँ पर अवध है, अवध के बाद यहाँ पर ये जो इलाका आप देख रहे हो ये सारा इलाका, ये इलाका जो है ये निज़ाम हैदराबाद का है, हैदराबाद का जो निज़ाम, वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ इलाके उड़ीसा के, कुछ इलाके महाराष्ट्र के भी, ये निज़ाम हैदराबाद रियासत। भारत में जो 562 रियासतें थी आज़ादी से पहले, उसमें सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद रियासत, और सबसे धनी रियासत भी थी ये। तो ये इलाका जो है, अच्छा अब इसमें इस रियासत में ये जो इलाका है दिखाई दे रहा है इमरान जी, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार। इस उत्तरी सरकार में कुल 5 जिले थे, टोटल 5 जिले थे उस उत्तरी सरकार में। अब इस उत्तरी सरकार के ऊपर आप उत्तर में चलें तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी शुरू हो गई, और इसके साउथ में यहाँ पर है मद्रास प्रेसिडेंसी, जहाँ पर अंग्रेज बैठे हैं। कौन सी प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब अंग्रेजों की दिक्कत यह है कि अगर उन्होंने मद्रास से कलकत्ता या कलकत्ता से मद्रास जाना है तो समंदर के रास्ते होकर के जाना, ज़मीन का रास्ता कोई है नहीं। अवध को तो इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, अगर इन्होंने बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक जाना है तो अवध का रास्ता तो इनके लिए आसान है, खुला है, क्योंकि उससे संधि हो गई कि हमारी सेनाएं आपके क्षेत्र से कहीं भी आ जा सकती हैं, क्योंकि अवध ने कह दिया कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन और आपका दोस्त हमारा दोस्त। संरक्षित राज्य बन गया था अवध बक्सर की लड़ाई के बाद। तो अंग्रेजों की नज़र जो थी इस इलाके पर थी, ये इलाका जो था निज़ाम का था, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार। इसमें 5 जिले थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, निज़ाम से ये इसके 4 जिले जो जबरदस्ती छीन लिए, जबरदस्ती छीन लिए 4 जिले, अपनी सेना भेज दी और कब्जा कर लिया, यहाँ पर आकर के कब्जा कर लिया। जैसे रूस ने यूक्रेन में सेना भेज दी, और कौन सा आइलैंड है रूस का, एक यूक्रेन का, जिस पर 5-6 साल पहले ही रूस ने कब्जा कर लिया था, बोलो जल्दी बोलो, क्रीमिया, है ना, हाँ क्रीमिया प्रायद्वीप जैसे कहते हैं ना, क्रीमिया। यूक्रेन देखता रह गया, यूएनओ भी देखता रह गया। भाई यूएनओ है कहीं, अब कहीं यूएनओ है ना, दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यूएनओ बेचारा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। खैर, तो इसने 4 इलाके इसके हड़प लिए, इससे निज़ाम जो था नाराज़ था। लेकिन क्या है कि निज़ाम इस समय बहुत कमज़ोर हो चुका था, ना वो मराठों के सामने टिक सकता था, ना मैसूर के सामने, ना अंग्रेजों के सामने। तो वो अपनी बर्बादी का जनाजा जो है बस वो बेबसी से देखता जा रहा था। खैर, तो अंग्रेजों की नज़र जो थी वो उत्तरी सरकार पे थी, तो इस वजह से निज़ाम और अंग्रेजों के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके अलावा निज़ाम मराठा, निज़ाम मैसूर के संबंध तो अच्छे थे ही नहीं। अब निज़ाम और अंग्रेजों के संबंध भी वो बिगड़ गए थे। अब होता यह है कि अब हैदर अली ने मराठों से मार खाई, उसके बाद हैदर अली ने निज़ाम के इलाकों पर हमला कर दिया और निज़ाम से उसके कुछ इलाके छीन लिए, इससे दुश्मनी और बढ़ गई। ठीक है,
आप देख रहे हैं ना, उत्तरी सरकार और अभी ये 12 महल, डिंडीगुल और ये मराठा तुंगभद्रा अंग्रेज निज़ाम जो है ना, अभी मैं आगे चलूंगा अगली पार्ट में ना, तो इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अभी मैं यहीं रहने देता हूँ। सर आगे चलें, आगे चलें सर, अभी पूरे अपने बोर्ड को ले आइए आप सर, बड़ी मेहरबानी, आप जैसा कैमरामैन भी सभी को मिलना चाहिए। चलें आगे, तो जो निःशुल्क सेवा कर रहा है, ठीक है, चलें आगे। मैं था कहाँ इससे पहले ही बता दें मुझे आप। कुल मिलाकर आप लोग समझ गए कि मराठे और मैसूर के बीच में भी झगड़ा था, मैसूर निज़ाम अंग्रेज के बीच में भी झगड़ा था, और हैदराबाद का जो निज़ाम था ना, उसकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे पास जो है कम से कम वो तो बचा रहे, और बाकी तीनों जो थे वो आपस में संघर्ष कर रहे थे, किसके लिए, विस्तार के लिए या एक्सपेंशन के लिए। तो जाहिर सी बात है क्लैश होना लाजमी है। अब अंग्रेज़ों को ये पता था कि अभी हम मराठों से जो है मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे कलकत्ता में इन्हें मीर जाफ़र इनके हाथ लग गया। कौन लग गया? मीर जाफ़र इनके हाथ लग गया, और मीर जाफ़र के बहाने इन्हें बंगाल की राजनीति में दखल देने का मौका मिला, और धीरे धीरे इन्होंने कब्जा कर लिया। अब मराठे जो थे अभी बहुत पावरफुल थे, ना तो मराठों में इन्हें कोई मीर जाफ़र मिल रहा था, और ना मराठा राजनीति में इन्हें दखल देने का मौका मिल रहा था। तो मराठों के सामने अभी ये बेबस थे, मराठों की तरफ को इन्हें ध्यान नहीं दिया। दिल में हसरत कसक तो है कि यहाँ पर भी हम अपना एम्पायर को एक्सपेंड करें, लेकिन अभी वहाँ पर वो छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। अब इनके सामने, इनके विस्तारवादी नीति के सामने आता हैदर अली। हैदर अली क्यों आता? क्योंकि आप देखें ना, अंग्रेज जो अंग्रेज माने अंग्रेज कौन? जो ब्रिटेन का है ना। देखो आयरलैंड वाले ना अपने आप को कहते हैं आयरिश, स्कॉटलैंड वाले अपने आप को कहते हैं स्कॉटिश। अंग्रेज कौन है? जो इंग्लैंड का है, इंग्लिश, ठीक है ना। हम लोग वैसे ही किसी गोरे को देख लेंगे तो उसे कह देंगे, हम क्या कह देंगे? अंग्रेज। ऐसे तो आसिया भी अंग्रेज हो जाएगी, आज कुछ हो गई है ना। ऐसे तो आसिया अपने बाल भूरे कर ले, बाहर को निकल जाए, तो हम लोग तो हैं ही हिंदुस्तानी। जैसे कोई गोरा आएगा, उसके पीछे पीछे साइकिल पे जा रहा हो, उसके पीछे पीछे अरे कहाँ का क्या है ना। तो ठीक है आसिया, तुम कल को अपने बाल भूरे भूरे कर लेना, पल के थोड़ी भूरी कर लेना, है ना, ठीक है। और तुम, हम कहते हैं हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आ रहे हैं ना, थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी है ब्रिटिश स्टाइल में, है ना। ओके, कहाँ थे भाई हम? तो है ना, अंग्रेज यानी इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा तनातनी रहती थी, हमेशा तनातनी रहती थी इंग्लैंड और फ्रांस में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी तनातनी रहती है, तो इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा तनातनी रहती थी। और आपको पता है व्यापार करने यहाँ पुर्तगाली भी आए, फ्रांसीसी भी आए, अंग्रेज भी आए, डेनमार्क के लोग भी आए। अब खैर पुर्तगाली तो इतिहास हो चुके थे, लेकिन फ्रांसीसी अभी भी थोड़े बहुत यहाँ पर बचे हुए थे। अभी भी फ्रांसीसी जो थे वो, हालांकि कर्नाटक के जो वार हुए, कर्नाटक के 3 वार हुए, उन तीनों वारों में जो है कि फ्रांसीसी लगभग सिमट गए, लेकिन अभी भी अंग्रेजों की दिली इच्छा थी कि कोई भी भारतीय रियासत जो है वो यहाँ पर फ्रेंच या फ्रांसीसियों का साथ ना दे। लेकिन हैदर अली ने फ्रांसीसियों से दोस्ती कर ली। हैदर अली के संबंध जो थे फ्रांसीसियों से बहुत ही अच्छे थे, ठीक है ना। यहीं पर मालाबार तट में फ्रांसीसी बस्ती थी माहे। कौन सी? माहे, ठीक है ना। हैदर अली जो था इसे अपना संरक्षित मानता था, यानी कि ये मेरे रहमो करम पर निर्भर है। खैर जो भी है। अच्छा, इस समय फ्रांसीसी मालदीव में कब्जा थे। मालदीव जो है ना, मालदीव जो है उस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। अब होता यह है कि इसी 1765-66 के आसपास जो है हैदर अली और फ्रांसीसियों के संबंध और प्रगाढ़ होते जाते हैं। तो ऐसे में अब अंग्रेजों ने हैदर अली से निपटने की सोची या मैसूर को कमज़ोर करने की सोची, और उन्होंने मैसूर पर हमला कर दिया। अब इस हमले में उन्होंने क्या किया, देखें ना, इस हमले से पहले फर्स्ट मैसूर वार कब शुरू हुआ था? वसुम 1766 में, है भाई, 1766 में हुआ ना। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा कहीं, किधर, हाँ, मराठा मैसूर वार मैंने कहीं लिखा होगा, सेकेंड मैसूर, फर्स्ट मैसूर, 67 में, सॉरी। तो पहला मैसूर वार 1767 से 1769 में शुरू हुआ, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, ये युद्ध शुरू कैसे हुआ? आप ना देखो, मराठे और हैदर अली दुश्मन है, और इसके अलावा हैदर अली और निज़ाम भी एक दूसरे के दुश्मन है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उधर मराठों को भड़काया और इधर निज़ाम को भड़काया। अंग्रेज़ों ने निज़ाम से ये वादा किया कि भाई देख, जो 4 ज़िले हैं, उत्तरी सरकार के जो 4 ज़िले हैं, उसके पता नहीं 28 या 30 लाख जितने भी हैं, उसके बदले में हम तुम्हें इतने रुपए देंगे। जो 4 ज़िले हमने तुमसे हड़प लिए हैं, उसके बदले में इतने ज़िले देंगे। इसके अलावा इसमें जो 5वां ज़िला बचता है गुंटूर का, तंबाकू की खेती के लिए फेमस है आंध्र प्रदेश में, गुंटूर का जो ज़िला बचता है ये तुम्हारा, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा भी हम तुम्हारे इलाके में और कोई दखल नहीं देंगे, और मैसूर से जो इलाके मिलेंगे उसमें तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। यानी कि निज़ाम को किसका इलाका दिया? सुरक्षा का और एम्पायर को बढ़ाने का। मराठों को भी इसी तरह से लालच दिया कि साहब ये अगर ये तुंगभद्रा के जो आसपास के इलाके हैं ये तुम्हें दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने एक टिकड़ी बना ली, अपने साथ ले लिया किसको?
हैदराबाद के निज़ाम को और मराठा पेशवा को। मराठा पेशवा कौन था इस समय? माधव राव। और ये देखो माधव राव कितना पावरफुल हो चुका होगा धीरे धीरे, इसे महान पेशवा कहते हैं, ध्यान रखना। मैंने जैसे बाजीराव फर्स्ट को कहते हैं लड़ाकू पेशवा, माधव राव फर्स्ट को कहते हैं महान पेशवा, याद रखना। इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना आप लोग। इसको महान इसलिए कहा गया, शायद मैंने लिख भी दिया है इसमें, महान इसलिए गया है कि ध्वस्त होते मराठा एम्पायर को इसने फिर से व्यवस्थित किया था और सुरक्षित किया था। और ये कितना ताकतवर होगा कि जो शाह आलम सेकेंड था, किसका पेंशनर था? अंग्रेजों का। बक्सर की लड़ाई के बाद शाह आलम सेकेंड, आपको पता ही है, अंग्रेजों का पेंशनर बन गया था। अंग्रेजों ने इसकी पेंशन बंद कर दी थी, नहीं अभी पेंशन बंद नहीं की थी। माधव राव ने इसे सब्ज बाग दिखाए कि छोड़ो इलाहाबाद और कड़ा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिल्ली के तख्त पर बिठाऊंगा। माधव राव ने इसे अपने साथ लिया, दिल्ली पर धावा बोला और दिल्ली में जो उस समय मुगल एम्पायर था उसको हटाया, वो शाह आलम सेकंड को गद्दी पर बिठा दिया था। शाह आलम सेकंड को गद्दी पर बिठा दिया था। आप इससे आप लगा सकते हो कि मराठा अभी भी बहुत मजबूत थे और दिल्ली की हालत क्या हो गई होगी इस समय? दिल्ली की हालत इस समय कैसी हो गई होगी? यूक्रेन जैसी हो गई होगी, है ना? ओके, ठीक है ना। वो फिल्म देखी आपने हंगामा? राजपाल यादव का एक फेमस डायलॉग है ना, क्या है कि हमको मंदिर का घंटा समझ रखे हो गया, जो चाहे वो आके बजाया जाता है, सुने ना? हाँ, तो मुगल की इनकी जो हालत हो गई थी इस समय मंदिर के घंटे जैसी हो गई थी। उसे चाहे अब्दाली आके टन करके बजाया जाए या अंग्रेज टन करके बजाया जाए, मराठा बजाया जाए, ये हालत हो गई थी इस समय महान मुगल एम्पायर की, है ना। तो मैंने कहा ना कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ओके, खैर आगे चलें। तो इसी में कुछ सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर होते हैं, है ना, जो इसी में नासिर हुसैन जैसे प्लेयर होते हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर होते हैं, जो अपने कैरियर के पीक पर होते हैं और अचानक कहते हैं भाई बस अब रिटायरमेंट हम ले रहे हैं। अच्छी यादों को संभाले रखो, कोई ये ना कहे कि लास्ट में टीम ने हमें ढोया, फिर हमने लास्ट में जब देखा कि हम बाहर कर दिया जाएगा तो हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, है ना। बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना, टीम उनको ढोती है आखिर तक, नाम चलता है उनका ना, फिर लास्ट में वो फिर भी रिटायर नहीं होते तो फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता। फिर भी वो 2-3 साल तैयार करते हैं, कोई हमें फिर से ले ले, फिर वो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन अक्सर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि अचानक एक दिन खबर आती है कि बाय बाय टाटा, है ना। कहाँ थे भाई? क्रिकेट में चले गए, इतिहास पढ़ाते है ना। हाँ, मंदिर घंटे से पहले कहाँ थे? हम थे पहले, हाँ, शाह आलम सेकंड। तो आप देखें माधव राव कितना उस समय पावरफुल रहा होगा। खैर, तो इन तीनों ने मिलकर के हमला किया हैदर अली पर, लेकिन हैदर अली ने यहाँ पर होशियारी और समझदारी से काम लिया। उसने पहले निज़ाम को पटाया, कि यार भाई देख, अब तक जो भी हुआ इतिहास में वो तो भूल जा, मैं तेरे सारे इलाके वापस कर दूंगा, और उधर मराठा पेशवा को पैसे का लालच दिया, कुछ लाख रुपए का, वो 28 लाख या 50 लाख जितने भी थे, मराठा पेशवा को कुछ पैसे का लालच दिया और निज़ाम को इलाकों का लालच दिया कि मैं तेरे इलाके छोड़ दूंगा और भविष्य में तुझ पर हमला भी नहीं करूंगा। इसने क्या किया? मराठों को और निज़ाम को इस युद्ध से अलग कर दिया और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। ठीक है साहब। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, हमने जो ये लेसन प्लान बना रखा है इसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे और भटकने की गुंजाइश ताकि ना रहे, 1 by 1 जैसे हमारा इसमें हमने लेसन प्लान बना रखा है उसी हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है सर।